मजदूर आप देखें, चाहे तो सरकार की बात हो, चाहे विपक्ष की बात हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की बात हो, उसके एजेंडे में मजदूर नाम की चीज है ही नहीं। वो मजदूर को इस देश का नागरिक नहीं मानते और यही कारण है कि उनको न्याय के लिए ना तो सरकार संजीदा है, ना न्याय व्यवस्था जो है वो संजीदा है। जो लोग हैं उनको भी न्याय देने की बात नहीं कर रही है और मजदूर की स्थिति दिन पर दिन से कांजी दयनीय होती जा रही है, भयावह होती जा रही है। और बचानी है। ये जिस पर हम जी। लोग डिबेट कर रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल को भी बचाना है। कि मैंने सुना है कि ब्रॉडकास्ट बिल जो है एकदम बिल्कुल आउटर पे पहुंच चुका है और लोगों को कहना है कि ब्रॉडकास्ट बिल आ गया तो ये चैनल भी, हम लोग ये डिबेट भी नहीं कर पाएंगे। राघवेंद्र जी ये भी बताइएगा इसको कैसे बचाना है। किसी का भी बड़े नेता के साथ फोटो होती है तो वो कितना उसका मिस यूज करता है और जगह जगह दिखा करके वो वसूली भी करता है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि एक तो बंदा था जम्मू कश्मीर में जाके वो सारी सरकारी सुविधाओं का भोग किया, वो सिर्फ वही फोटो दिखा करके वो करके। तो मेरा ये कहना है कि ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या हमारे नेताओं को चाहिए कि किसी के भी साथ फोटो खिंचा ले? अच्छा, दूसरी बात आप ये बताइए कि क्या मोदी जी के साथ साजिश तो नहीं होती है कि मोदी जी जिसके साथ फोटो खिंचाते हैं वही खराब निकल जाता है? मतलब दो सवाल उठ रहे हैं। एक तो आरोप ये लगाया जाता है कि मोदी जी किसी अच्छे व्यक्ति के साथ फोटो नहीं खिंचाते हैं, चाहे मेहुल चौकसी हो चाहे जो भी हो। ये सच है या मोदी जी अच्छा मानते हैं किसी के साथ फोटो खिंचाते बाद में वो खराब निकल जाता है? क्योंकि कोई भी नेता कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उसकी छवि खराब हो। मेरी समझ नहीं आ रहा कि सही बात क्या है कि वो जी। फोटो गलत व्यक्ति के साथ खिंचाते हैं या गलत व्यक्ति चेहरा बदल के उनके उनसे नजदीकी हासिल करता है, फोटो खिंचा लेता है फिर गलत काम करे। ये कोई साजिश तो नहीं है? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फो पोस्ट न्यूज लाइव में। मैं हूं श्रीकांत सिंह। हमारे साथ अभी कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका मैं परिचय करा देता हूं। ऋषि तिवारी जी हैं, ये मुंबई में रहे हैं, कई अखबारों में काम किया, अब दिल्ली में है और इन्हें आईटी का बहुत विशेष जानकारी है। क्योंकि आज हमारा सब्जेक्ट आईटी सेल से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान है। अशोक राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक जागरण में हमारे साथी रहे हैं और इनको भी कानूनी दांवपेच का बहुत अच्छी जानकारी है और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस की फाइल इन्होंने ही तैयार करवाई थी। और ये आरटीआई के मामले में काफी कुछ आगे निकल चुके हैं। बहुत मतलब ऐतिहासिक आरटीआई इन्होंने लगाई है और बहुत सारे काम कराए हैं, तो इनका एक अच्छा अनुभव है। तो आज हमारे चैनल पे काफी गर्मा गर्म बहस होगी। आज का हम टॉपिक बता ही चुके हैं लेकिन दोबारा से हम पढ़ देते हैं। हमारा टॉपिक है सभी अदालतों में जज नहीं, हर मीडिया हाउस में पत्रकार नहीं, हर पार्टी में जमीर नहीं, और बनारस की रेप पीड़िता को क्या ऐसी स्थिति में मिल पाएगा न्याय। आज ये हमारा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस पर बहुत बड़े बड़े लोगों की जरूरत थी। और मैंने एक भाजपा नेता को बुलाया था लेकिन अभी उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं फोन पे बात करता हूँ कि वो भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि बहुत सारा सवाल भाजपा से जुड़ा हुआ है। तो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है संदीप दुबे, और उनसे मैं कांटेक्ट करता हूँ एक बार कि वो जुड़ जाए ताकि भाजपा से रिलेटेड वो जवाब दे सकें। तो हमारे चैनल पे वो आ चुके हैं लेकिन आज पता नहीं क्यों वो जो है अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। कोशिश करता हूँ। अभी उनका फोन बिजी जा रहा है और देर सवेर वो ज्वाइन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे वो। उनको मैंने फोन कर दिया है, वो रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। तो कोई बात नहीं, मैं हमारा फोन चला गया है, उनको लिंक भी भेज दिया है, तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज की चर्चा शुरू करने से पहले हम
एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं, क्योंकि उस कहानी का बहुत बड़ा संबंध आज की डिबेट से है। एक सेठ था, उसने एक कर्मचारी को रखा था और उसको सैलरी नहीं देता था, और उसने सैलरी मांगी तो सेठ ने उसको नौकरी से निकाल दिया। वो उसका कर्मचारी राजा के पास पहुंचा, कहा साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मेरी सैलरी नहीं दी गई, मेरा पैसा नहीं दिया गया, बताओ मैं कहाँ जाऊं। राजा ने पूछा कि भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा सेठ का मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहा कि आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक काम कर दीजिए कि हमें जब आपकी सवारी निकले तो हमें अपने हाथी पे बैठा के मुझे घुमा देना, बस आपको सिर्फ इतना करना है। राजा ने कहा इसमें क्या है, मेरी सवारी निकलेगी, हाथी तुम भी बैठ लेना, जब इतने से तुम्हारा काम बन जाएगा तो कोई बात नहीं। राजा ने उसको हाथी में बैठा के घुमा दिया। फिर क्या था कि सेठ जो है आके उस अपने कर्मचारी के पैरों में पड़ गया और कहा भाई मैंने गलती किया, तुम्हें नौकरी से निकाल के, तुम्हारा पैसा देता हूं और चलो तुम नौकरी करो, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता हूं। सारी सारी बातें मान लिया सेठ ने। तो ये होता है राजा के साथ होने का प्रभाव। क्योंकि वो राजा के साथ नहीं था तो उसको पैसा नहीं मिल रहा था, उसकी नौकरी चली गई थी, और जब राजा के साथ वो घूम लिया तो सेठ ने सोचा कि ये तो भाई इसका संबंध राजा से है, तो फिर राजा तो हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। अगर इसको मैंने नौकरी को वापस नहीं रखा तो राजा हमारे 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 संस्थान पे, हमारी कंपनी पर रेड करा सकता है, ईडी सीबीआई भेज सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो इससे वो बनिया डर गया और उसको कर्मचारी को नौकरी पर रख लिया। तो ये एक छोटी सी कहानी है, इसमें मैं आपको राजा कौन है, कर्मचारी कौन है, ये सब आप लोग तय करें। तो मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन डिबेट शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक जो खबर है वो खबर मैं चला दूं। अगर किसी की नजर खबर पे ना पड़ी हो तो वो खबर जो है वो अपडेट हो जाए और फिर माइंड में रिवाइंड हो जाएगी खबर। तो चर्चा में जो है वो हम लोग फोकस रहेंगे चर्चा पर। तो पहले वो खबर हम चला देते हैं। आईआईटी बीएचयू छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी वाराणसी पुलिस ने कर ली है। तीनों आरोपियों की पहचान उजागर होते ही भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा है। दरअसल पकड़े गए तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के करीबी निकले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के महानगर पदाधिकारी बताए जा रहे हैं। 1 नवंबर को हुई इस घटना के बाद विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस मामले पर कानून और व्यवस्था की स्थिति पर निशाना साधा था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोपियों को बीजेपी से जुड़ा होने पर लंका थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। अब मामले के खुलासा होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर निशाना साधा है। बीएचयू आईआईटी परिसर के भीतर एक छात्रा के साथ देर रात 3 लोगों ने छेड़खानी की थी और उसका न्यूड वीडियो बनाया था। इसके बाद आईआईटी परिसर में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसके बाद मामले में 376 डी की धारा बढ़ा दी गई थी। इस मामले को विपक्ष के सभी बड़े नेताओं प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने भी उठाया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने घटना के करीब 1 हफ्ते के बाद ही इसमें भाजपा के बड़े पदाधिकारी के शामिल होने की बात सार्वजनिक तौर पर कही थी और अजय राय पर लंका थाने में एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। आरोपी की पुष्टि होते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि घटना के 1 हफ्ते के भीतर ही पुलिस के सभी अधिकारियों को पता चल चुका था कि आरोपी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की गई और जब विपक्ष के नेता होने के नाते मैंने आवाज उठाई तो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। मेरी जानकारी के अनुसार घटनाक्रम के समय तत्कालीन थाना अध्यक्ष और एसीपी भीलूपुर पर सत्ता पक्ष का खासा दबाव था। इस वजह से आरोपियों की इतने लंबे समय तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। पकड़े गए तीनों आरोपियों की पहचान कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद चौहान के रूप में हुई है। कुणाल पांडे भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई आईटी सेल का संयोजक है तो सक्षम पटेल सह संयोजक है। आनंद चौहान कैंट विधानसभा क्षेत्र के आईटी सेल का संयोजक है। घटना के बाद स्थानीय थाना अध्यक्ष अश्वनी पांडे को लाइन हाजिर कर दिया गया था। कुछ दिनों पहले भी स्थानीय सकल के एसीपी प्रवीण सिंह का तबादला गैर जनपद में हुआ। इन दोनों घटनाक्रम के बाद हुई गिरफ्तारी से अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मेरी इस बात पर भी मुहर लग गई कि तत्कालीन जांच करने वाली पुलिस टीम और स्थानीय पुलिस पदाधिकारी पर आरोपियों की गिरफ्तारी न करने का जबरदस्त दबाव था।
सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहता हूँ अशोक राणा जी से। राणा जी, इसमें जो खास बात है, क्राइम तो होते रहते हैं और सारी चीजें चलती रहती हैं, और इसी देश में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने कह दिया था कि लड़के थे, उनसे गलती हो गई थी। हालांकि अभी भाजपा के बड़े नेताओं की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। तो ये बताइए कि ये जो आईटी सेल में है वो कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, और उनके साथ जो है मतलब फोटो आ रही है, फोटो वायरल हो रही है, तो क्या पार्टी को या नेताओं को अपनी छवि की चिंता नहीं रहती है? क्या उन्हें पता नहीं था कि ये लड़के कैसे हैं, कैसे नहीं हैं? और उसके बावजूद अगर आप देखिए तो उस फोटो के बल पर पूरे प्रशासन को छकाते रहे ये लड़के, और 2 महीने तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसे आप कैसे देखते हैं अशोक राणा जी? हाँ। तो बनारस में एक आंदोलन एबीवीपी वालों ने किया था, और उसके साथ आयशा वालों ने भी किया था, और दूसरे छात्र संगठनों ने भी किया। एबीवीपी की एक महिला छात्र थी जिसने कंप्लेन किया था, और उसमें उनके कंप्लेन पर 2 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। तो ये बड़ा एक अजीब सा है, ये खुद अपने करते हैं और खुद वही लोग फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं मेरा संबंध उनसे नहीं है। कई ऐसी घटनाएं हुई, नुपुर शर्मा के मामले में भी ऐसे हुआ, और भी कई घटनाएं हैं आप देख रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है एक ट्रेंड है, इनकी प्रवृत्ति है। अभी क्या है समझ में नहीं आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग बंगाल में, मेघालय में, केरल में, और जहां भी आप देखें इस तरह के घटनाओं में लिप्त हैं। मेघालय में इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन पर वेश्यालय चलाने का आरोप है। जी जी। पश्चिम बंगाल में जो है वहाँ पर बच्चों से साथ ये दुष्कर्म करने का आरोप, कई ऐसी है। राणा जी, मैं आपको एक सेकंड रोकता हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघवेंद्र सिंह जी। नोएडा में लाखों फैक्ट्रियां हैं, उसमें करोड़ों मजदूर काम करते हैं। ऐसे मजदूरों को नेतृत्व देने वाले भाई राघवेंद्र जी नमस्कार। राघवेंद्र जी जुड़े हैं हमारे साथ। और अगर आपको मजदूरों को समझना है, फैक्ट्रियों को समझना है, वहां पे क्या दिक्कतें आ रही हैं वो समझना है, तो बिना आप राघवेंद्र जी से मिले आप नोएडा के श्रम की दुनिया जो है उसके बारे में आप जान ही नहीं सकते। तो इसलिए जो है आज हमारा सवाल जो है, आज हमारा जो टॉपिक है वो रेप कांड के अलावा जो है मजदूरों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें पता चला है कि उत्तर प्रदेश की 14 लेवल कोर्ट में जो है जज नहीं है, और वो सब मामले अटके पड़े हुए हैं। तो इस पर हम इनसे बात करेंगे राघवेंद्र जी से। लेकिन राघवेंद्र जी, आप ये जो सवाल मैंने राणा जी से लिया था, आप भी थोड़ा सा इसको कर दीजिए कि राणा जी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्राइम करते हैं और फिर वो भाजपा के निकलते हैं और कह दिया जाता है कि उनका हमारे पार्टी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो ये फोटो जो वायरल हो रही हैं, जो बहुत सारी फोटो वायरल हो रही हैं, वो फोटो कैसी आई भाई? मैंने तो बहुत सोचा कि मैं फोटो खिंचवा लूं बड़े नेता के साथ, मैं भी बड़ा आदमी दिखूं, लेकिन संभव नहीं हो पाया। तो ये करगल के लड़के जो आईटी सेल के हैं, इनके साथ इतना इत्मीनान से फोटो जो वायरल हो रही है, क्या वो फोटो मतलब फोटोशॉप की गई है, एडिट की गई है, फर्जी फोटो चलाई जा रही है, या अगर सही फोटो है तो ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारा इनसे कोई संबंध नहीं? इतने तसल्ली से जो फोटो आई है। राणा जी, इस बात को आप ही कंटिन्यू रखिए। राघवेंद्र जी का कनेक्शन कर गया, आप इसको बताइए कि ये जो है ये कैसे कर सकते हैं कि हमारा संबंध नहीं है? इतना क्लोजअप फोटो, इतना ढंग से सब वायरल हो रही फोटो, तो ये क्या आपको लगता है कि ये फोटो जो है फोटोशॉप करके भाजपा को बदनाम किया जा रहा है, या ये फोटो जो है सही है? अगर फोटो सही है तो कैसे कहा जा सकता है कि हमारा इनसे संबंध नहीं? जी राणा जी। नहीं, सवाल फोटोशॉप का नहीं है, ये मान भी रहे हैं कि हमारे नेताओं के साथ ही है, और उन्होंने बहुत सारे आज ट्वीट डिलीट कर दिए हैं, अकाउंट डिलीट किए हैं, तो इससे साफ पता चलता है कोई फोटोशॉप वगैरह नहीं है। लेकिन ये बड़ी अजीब हालत है, क्योंकि ये चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोलते रहते हैं चर्चा में बने रहने के लिए, वो गलत बोलते हैं, फिर उससे कुछ नहीं कहते हैं कि ये गलत है ये। तो ये सब इनकी मतलब जो होता है चर्चा में बने रहने के, ये सब
अफवाह फैला फैला के अपने अफवाह फैलाते हैं, फिर अपने उसका खंडन करेंगे, फिर अपने, तो ये मीडिया में बने रहने की उनकी साजिश है और ये चाल है और कुछ लेकिन नहीं है। अब अभी देखिए एक्शन क्या होता है, एक्शन कैसे होता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मीडिया में तो बिना बिना न्यूज के बने रहते हैं। हाँ, बिना किसी न्यूज के बने रहते हैं, कोई मीडिया जरूरत तो नहीं है उनको, फिर भी बने रहते हैं। मतलब चर्चा में रहना चाहते हैं। हमारे साथ चौधरी न्यूज जबर सिंह हो गए हैं। ये लोग हमको जो है राणा जी, लोग हम्म एक सेकंड आपको रोक के मैं परिचय करा दूं। चौधरी जबर सिंह जुड़ गए हैं। ये किसान है और किसान आंदोलन में इनसे मुलाकात हुई थी मेरी, और ये बहुत ही सक्रिय हैं और ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं। यहाँ पे किसान आंदोलन से जुड़ते रहते हैं और किसानों के मुद्दे उठाते रहते हैं। तो जबर सिंह जी से भी बात करूंगा। और राघवेंद्र जी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, आपसे मैं ये सवाल ले ही लूं क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा यही था कि अदालतों में जज नहीं है और उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, और ऐसे में जो जो ये क्राइम के केस आ रहे हैं, मजदूरों के केस आ रहे हैं, सब पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में न्याय मिल पाएगा लोगों को? नमस्कार श्रीकांत जी, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मार्मिक और बहुत जरूरी सवाल किया है। देखिए, हमारे यहाँ लेबर कोर्ट में जज नहीं है, लेबर ऑफिसेज में डीएलसीज नहीं है, एलसी नहीं है, बाबू नहीं है, इन्फोर्समेंट अफसर नहीं है। ये बहुत सारी समस्या है, लेकिन इसमें के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है मल्टीनेशनल्स की और सरकार की, जो साठगांठ है। जी इसमें क्या है कि जो भारत का मजदूर है, हमारी सरकार उनको भारत का नागरिक ही नहीं मानती, और जब उनको भारत का नागरिक ही नहीं मानती तो उनको किसी तरीके का न्याय देने की बात तो बेईमानी हो जाती है। जी मजदूर आप देखें, चाहे तो सरकार की बात हो, चाहे विपक्ष की बात हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की बात हो, उसके एजेंडे में मजदूर नाम की चीज है ही नहीं। वो मजदूर को इस देश का नागरिक नहीं मानते, और यही कारण है कि उनको न्याय के लिए ना तो सरकार संजीदा है, ना न्याय व्यवस्था जो है वो संजीदा है। जो लोग हैं उनको भी न्याय देने की बात नहीं कर रही है, और मजदूर की स्थिति दिन पर दिन श्रीकांत जी दयनीय होती जा रही है, भयावह होती जा रही है। और मैं ये कई बार कई चैनलों पर कई लोगों से ये बात कह चुका हूं कि अगर मजदूर की तरफ गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया जी तो ये निश्चित तौर से मानिए कि स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी, और हमारा जो कारखानाकरण की जो व्यवस्था है, सरकार की कारखाने लगाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, इसमें निश्चित तौर से बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो जाएगी। और यह सच है कि मजदूर एक सीमा तक तो दबने का काम करेगा, वो न्याय के लिए मांगने का काम करेगा, लेकिन अगर यह स्थिति गंभीर होती रही फिर मजदूर खड़ा होगा और न्याय छीनने की बात आएगी। जब न्याय छीनने की बात आएगी तो सीधा टकराव सरकार से होगा, और ये तय है कि मजदूर की संख्या हिंदुस्तान में बहुत बड़ी संख्या है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। श्रीकांत, राघवेंद्र जी, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ बीच में ही कि नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की बात कही थी, और उसके जवाब में कहा गया था कि केवल एक जाति है इस देश में, गरीब और मजदूर। अगर उसको देश का नागरिक नहीं मानेंगे तो कैसे ये साबित करेंगे कि एक ही जाति है, गरीब और मजदूर? देखिए साहब, ऐसा है श्रीकांत जी, मैं थोड़ा सा इससे इतर जाऊंगा। हिंदुस्तान में 3 जातियां हैं, जो मेरा मानना है। एक जाति उद्योगपतियों की है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, सामंतवादी व्यवस्था है, एक तो उस जाति के लोग हैं। दूसरा एक बहुसंख्यक जो जाति है, यहाँ जो बहुसंख्यक जाति है वो मजदूरों और किसानों की जाति। ये दोनों एक ही जाति के आते हैं, किसान भी और मजदूर भी। तीसरी एक जाति पैदा हुई है नई आजादी के बाद, ये है मगरमच्छों की जाति, जिसको मगरमच्छ कह सकते हैं। और ये मगरमच्छ जो है देश की राजनीति पर हावी हो गया है, और उन्होंने अपने घटक बना लिए हैं। जैसे प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाते हैं पूंजीपति कई नामों से, और उससे मजदूर का और किसान का शोषण करते हैं। इसी तरीके की एक राजनीतिक फर्में बन गई हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। तमाम लोगों ने जाति आधार पर जो प्राइवेट लिमिटेड फर्में खोलने का काम किया है, अपनी अपनी जाति के ठेकेदार हो गए हैं।
मैं ये जातीय जनगणना बेईमानी है। जातीय जनगणना जो बिहार में हुई है, ये सिर्फ राजनीतिक दुकान की और सोची समझी साजिश है। जातीय जनगणना का आधार क्या है? किस आधार पर आपने जातीय जनगणना की है? उसका आधार आज तक ये नहीं बता पाए। क्या किसान और मजदूर की जाति की जनगणना हुई? क्या किसान मजदूर की जाति का पता लगाया इन्होंने? कितने किसान है, कितने मजदूर हैं? नहीं लगाया। सिर्फ इन्होंने ये ढकोसला किया है, चुनावी नौटंकी की है, और इसको पूरी तरीके से, ये नीतीश कुमार की बात नहीं है, ये हर प्रदेश की बात है, हर सरकार की बात है, चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो। सबसे अच्छा काम किया, मैं यहाँ आपको बताने का काम करूंगा, मैं धन्यवाद भी दूंगा उड़ीसा की सरकार को। जब कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की बात हो रही थी पूरे देश में, और ये कहा जाता था कि फिक्स टर्म लाएंगे हम, और देश के कानून बदले जा रहे थे, उस बीच उड़ीसा की सरकार ने जितने भी संविदा श्रमिक थे उनको परमानेंट और स्थायी करने का काम किया, जो उन्होंने धन्यवाद के पात्र है वो सरकार। राघवेंद्र जी, एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ कि 14 जनवरी से कांग्रेस जो है भारत न्याय यात्रा निकालने जा रही है। न्याय यात्रा में क्या ये मुद्दा कवर होगा कि जज नहीं है और ये दिक्कतें हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा? क्या ये न्याय उनकी यात्रा का विषय है? क्या आपको आइडिया है उनकी न्याय यात्रा के बारे में? देखिए, इस विषय में उन्होंने न्याय यात्रा निकाली है। अब ये न्याय यात्रा किसके लिए निकालना है ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं इसमें एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से कह सकता हूं श्रीकांत जी, कि उनकी न्याय यात्रा में मजदूर नाम का और किसान नाम का कोई टॉपिक नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। मजदूर और किसान को न्याय दिलाने की बात वो नहीं कर रहे हैं। वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और किसके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ये नहीं पता। इसलिए आप अगर देखेंगे, उनकी एक और यात्रा भी चल रही है, यूपी जोड़ो यात्रा। तो यूपी में वो किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं? अगर किसान की बात नहीं कर रहे हैं, मजदूर की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं? तो न्याय यात्रा भी इसी तरीके की यात्रा होगी, क्योंकि उसमें मजदूर और किसान का नाम नहीं होगा। मैंने कहा ना, किसी भी राजनीतिक दल में, किसी के एजेंडे में मजदूर किसान है ही नहीं। वो हमको नागरिक ही नहीं मानते इस देश का। वो हमको जाति है उसमें बांटेंगे, वो हमको धर्म के उसमें बांटेंगे, वो उसमें तमाम चीजों में हमको बांटने का काम करेंगे। हमको एकजुट नहीं होने देंगे। हमारे अंदर इतनी गलतफहमियां पैदा कर दे रहे हैं, हमारी इतनी दूरियां पैदा कर दे रहे हैं राजनीतिक लोग, कि हमको एक साथ बैठने नहीं देंगे। और जब तक हम एक साथ नहीं बैठेंगे, जब तक इस देश का किसान और मजदूर एक मंच पर नहीं आके बैठेगा, तब तक ये व्यवस्था इनकी ये चलती रहेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत हर्ष की बात है श्रीकांत जी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में ये कार्यक्रम हुआ, जो सामूहिक मजदूरों और किसानों का कार्यक्रम हुआ। और निश्चित तौर से अब हम निरंतर ये बात कर रहे हैं, और ये बात शुरू हो गई है कि किसान और मजदूर एक मंच पर आ जाए। और किसान और मजदूर जिस दिन एक मंच पर आ जाएगा, उस दिन बाकी चीजें सारी ध्वस्त हो जाएगी। हमें किसी न्याय यात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको किसी न्याय की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने आप निर्णय कर लेंगे जिस दिन मजदूर और किसान एकजुट हो गया। जी अच्छा, सभी पार्टियों ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, और अखिलेश यादव ने कहा है कुछ कि नारी पे अत्याचार होगा तो ये होगा वो होगा, और कुछ लोग फोटो को ट्वीट करते हुए ये याद दिला रहे हैं कि ये जो है, ये मतलब अगर इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आरोपी हैं, तो सभी संदेह जता रहे हैं कि क्या न्याय मिल पाएगा। मैं प्रश्न नहीं समझ पाया श्रीकांत जी आपका। मतलब इस पे जो है ना, जो राजनीतिक दल है वो उनका कोई धरना प्रदर्शन ऐसा कुछ नहीं आ रहा। सब लोग डिजिटल पत्रकारिता कर रहे हैं, ऑनलाइन सब जो है बातें कर रहे हैं। तो क्या ये जब तक इतने बड़ा इतना हाई प्रोफाइल मामला है, तो बिना आंदोलन के क्या न्याय मिल पाएगा, ये मेरा कहना है। देखिए, बड़ी सीधी सी चीज है। आज सारी राजनीति ट्विटर पर हो रही है, सारी राजनीति टीवी पे हो रही है, सारी राजनीति जो है वो एसी रूमों में बैठ के हो रही है। उनको किसी भी कोई भी दल हो, उनको देश की जनता से, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, इससे देश की राजनीति का कोई नाता नहीं रह गया। जो ब्रिटिश हुकूमत का काम था कि फूट डालो राज करो, वो स्थिति इन्होंने भी बनाई हुई है। हमको तमाम लोग उतर से बांट दिया है, तमाम जातियों में बांट दिया, धर्मों के आधार पर बांट दिया है। और अभी भी इनका मन नहीं भर रहा है, तो ये भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। इनको कोई भी सरकार
मजदूर और किसान से और महिला और पुरुष और छात्रों से, नौजवानों से, रोजगार से किसी तरीके का कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ लड़ाई इस बात की है कि हमारा कुर्ता तुम्हारे कुर्ते से ज्यादा सफेद है, बस। जी यार, थोड़ा सा मैं ऋषि तिवारी से पूछ लेता हूँ। ये आईटी से मतलब ये आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल के आईटी सेल में है, ये हमारा आईटी जी। वाला काम देखते हैं। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आईटी सेल में क्या होता है और क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है आईटी सेल का बंदा, जो कि किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, फिर भी बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो आती है। तो इनसे मैं पूछता हूँ आईटी सेल कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी पार्टी के लिए। ऋषि तिवारी जी। आईटी सेल का नेता इसलिए होता है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजियों की उसको नॉलेज होता है, और थोड़ा सा IT का भी टेक्निकल भी नॉलेज होता है, जिससे सेल करना, क्या चलाना, कैसे है क्या नहीं है, उसकी पूरी जानकारी भी रखना पड़ता है। इसमें से जो जानकारी रख लेते हैं तो उनको बहुत सी चीजों का, जैसे भी आप ही ने ये चैनल स्टार्ट किया था, चैनल पे भी बहुत सी चीजों की जानकारी नहीं थी, फिर इस पे आपने मुझे दे दिया, तो मैंने उसका पूरा बैठ के फिर इस पे सर्वे किया गया, सर्वे करने के बाद आपको सिस्टमेटिक बता दिया गया। तो इसी हिसाब से इन लोग टेक्नोलॉजी का भी बहुत सी चीजों का है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो है ऋषि तिवारी जी करके दिखा चुके हैं कि जो वीडियो 30-32 व्यू आते हैं उसको 1 लाख पहुंचा देते हैं। ये इनकी काबिलियत है। उस वीडियो को 1 लाख 1.5 लाख तक पहुंचाने में इनको टाइम नहीं लगता। तो ये होता है आईटी सेल का काम। और इससे हम समझ सकते हैं कि आईटी सेल कितना महत्वपूर्ण होता है किसी पार्टी के लिए। क्यों पार्टी के बड़े बड़े नेता आईटी सेल के बंदे के सामने उसके साथ फोटो खिंचाते हैं, उसके साथ झुके रहते हैं। तो आईटी सेल बहुत महत्वपूर्ण होता है कि लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा देता है पार्टी को। तो ऋषि जी मैं फिर आपके पास आऊंगा। एक सवाल छोटा सा मैं राम नरेश ठाकुर जी से ले लेता हूँ। राम नरेश ठाकुर जी आपका स्वागत है। और राम नरेश ठाकुर जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनसे हमारी पिछले सारी डिबेट में संस्कारों पर बात चल रही थी। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे संदीप दुबे जी, वो भी संस्कारों की और इसकी बड़ी बात कर रहे थे। तो इनसे ये सवाल मैं ले लेता हूँ कि भाई पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हैं, हमारे मोदी जी भगवान के दूसरे रूप हैं। तो ऐसे में उनको भगवान का दूसरा रूप कहा जा रहा है। और वो उनको बताया जा रहा है कि वो योग में और ध्यान में और संस्कारों में बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया है, मंदिर बनवा ही रहे हैं। तो हमारी परंपरा और संस्कृति के लिए बहुत ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान साक्षात हमारे देश में उतर आए हैं। तो ऐसे में मैं राम नरेश ठाकुर जी से पूछता हूँ कि ये कहाँ चूक हो जाती है हमारे देश में। न जाने कितने साधु महात्मा है, सिद्ध संत है, इतना सारा कुछ मंदिर है, इस सब के बावजूद ये इस तरह के कांड क्यों हो जाते हैं? क्या ये मतलब इनको जो है हमारे जो धर्म गुरु हैं और हमारे जो मंदिर है, इनका इन पर कोई असर नहीं होता? ऐसे कैसे ये कांड कर जाते हैं? राम नरेश ठाकुर जी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में संस्कारों को कैसे वापस लाया जाएगा? ये संस्कार से शुरू हुई पार्टी है, यहाँ पे बड़े बड़े कांड आ रहे हैं, तो कहाँ चूक हो रही है? हमारे मोदी जी को बताया जा रहा है कि भगवान के दूसरे रूप है, भगवान के रहते भक्त इतने बिगड़ रहे हैं, या ऐसा क्यों हो रहा है? राम नरेश जी, देखा जाए जिस तरह की घटना है, इसको थोड़ा बारीकी से अगर हम लोग समझने का प्रयास करें और बिल्कुल न्यूट्रल वे में, इसको बिल्कुल निष्पक्ष होकर अगर हम लोग इसकी समीक्षा करें, तो ये चीज इसमें मानस पटल पर उभर कर आएगी कि किसी भी संस्था, किसी भी संगठन के साथ जब हम लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं, तो उसमें यह असंभव होता है कि मेरे बगल में जो आकर के व्यक्ति खड़ा हो गया उसका चरित्र कैसा है। संभव है जो मेरे बगल में खड़ा है उसके चरित्र के विषय में हमें पता न हो, ऐसा संभव होता है। जिस प्रोफेशन में हम ही लोग हैं, तो एक कड़ी होती है, इसमें चेन सिस्टम है, पत्रकारिता में भी चेन सिस्टम है कि ग्राउंड जीरो से लेकर और संपादक तक जितनी कड़ी है,
संभव है उसमें कि संपादक सभी रिपोर्टरों के चरित्र के बारे में नहीं जानते हैं, और आदमी का जो मूल प्रकृति है उसमें अगर थोड़ा सा वेदांत की दृष्टि को डाला जाए तो वेदांत का कहना है कि अगर दो व्यक्ति कहीं एक बंद कमरे में बात कर रहा है तो वेदांत मानता है कि वहां 6 व्यक्ति, अब 6 व्यक्ति को समझिए कि 6 व्यक्ति कैसे हैं। एक तो वह प्रकृति, वह स्वरूप जो प्रकृति ने हमें बनाकर दिया है। दूसरा, हम जैसा आपके सामने दिखना चाहते हैं, दिखने का प्रयास करते हैं, 2 रूप हुआ हमारा, और उस कुल दोनों को मिलाकर जो तीसरी छवि जैसा हम हैं, जैसा दिखना चाहते हैं, इस दोनों के बीच की स्थिति जैसा हम आपके नजर में दिखते हैं, ये बात हुई। तो इसमें थोड़ा सा ही मुश्किल होता है कि किसी भी बड़े संगठन में या कहीं जहां हम आप जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में सैकड़ों या हजारों की तादाद में लोग होते हैं, उसमें सबों के अंदरूनी चरित्र को मेरे और आपके द्वारा समझ लिया जाए, ऐसा मुझे कतई संभव नहीं दिखता। अब अगर इसका सवाल किया जाए, एक सेकंड आपको मैं रोकना चाहता हूँ कि दूसरी कोई पार्टी ज्वाइन करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ज्वाइन करना है तो मैंने सुना है कि बड़ा संघ का शाखाओं में और तरह तरह का प्रशिक्षण उसको दिया जाता है, और तरह तरह से संघ का काम एक ही काम है। लोग कहते हैं संघ जो है राजनीतिक संगठन है, वो कहता है मैं कोई राजनीति नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक काम करता हूँ कि मनुष्य का निर्माण करता हूँ, और वो मनुष्य चाहे किसी पार्टी में जाके करे, एक अच्छा मनुष्य में संघ का दावा है कि वो एक अच्छा मनुष्य, उसका एक ही काम है अच्छे मनुष्य का निर्माण करना। लेकिन जिस पार्टी के साथ संघ बिल्कुल जुड़ा हुआ है वो जो है इस तरह के मनुष्य का निर्माण कैसे हो जा रहा है संघ के रहते हुए? जी रामदेव, बिल्कुल आपने सही कहा कि संघ के जो कार्यकर्ता हैं, मूलतः जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो शाखा में जाते हैं, संघ में जिनकी सक्रियता है, शायद मेरी दृष्टि में कोई संघ का जो कार्यकर्ता है जो बचपन से जुड़ा हुआ है या लंबे समय से संघ के साथ कार्यरत है, तो वैसे कार्यकर्ताओं में इस तरह का चरित्र मुझे देखने को नहीं मिला है। वैसे अपवाद हो सकता है, क्योंकि अपवाद हर चीजों में अपवाद का स्थान है। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या जितने भी सदस्य हैं, वो ही आए हो या संघ में उनकी सक्रियता हो या वो स्वयंसेवक हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं। संघ में और संघ का एक राजनीतिक विंग हो सकता है भाजपा, लेकिन भाजपा संघ नहीं है। ऐसा जो संघ को जो लोग करीब से जानते हैं उनसे अगर पूछा जाएगा या इस पर अगर थोड़ा सा इसको करीब से देखने का प्रयास किया जाएगा तो संघ भाजपा नहीं है। संघ की अपनी अलग गतिविधियां हैं, संघ के पास कई शाखाएं हैं, कई विंग हैं जो अलग अलग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अलग कार्य करती है, राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी उसका एक विंग है। तो इस तरह से वनवासी कल्याण योजना चलाती है, सरस्वती शिशु मंदिर चलाती है, सरस्वती विद्या मंदिर चलाती है। संघ के बहुत सारे अलग अलग संगठन शाखाएं हैं, किंतु भाजपा को अगर संघ समझ लिया जाए तो फिर यहाँ परेशानी है। भाजपा संघ नहीं है और भाजपा के सारे कार्यकर्ता संघ से निकल कर नहीं आते। जी राम नरेश जी, ऐसा कि मैंने सुना है कि संघ का काफी कुछ उसके ऊपर भाजपा के ऊपर कंट्रोल रहता है। जैसे मैं आपको याद दिला दूं कि पहले जो राजा महाराजा होते थे उन पर जो है राज पुरोहित का कंट्रोल होता था। नैतिकता से संबंधित चीजें वो राज पुरोहित की बात राजा मानता था, और वो पुरोहित डरा के रखता था कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ चलता था। कुछ उसी तरह की भूमिका जो है संघ की भाजपा के साथ है। मैं चौधरी जबर सिंह से मैं ये सवाल लेना चाहता हूँ कि मतलब संघ जैसा संस्कार सिखाने वाला संगठन भाजपा के साथ है, और आप किसान आंदोलन में भाग ले चुके हैं, अभी भी आप धरना प्रदर्शन में शामिल रहते हैं, तो आपको क्या लगता है संघ जो है बीजेपी को संस्कार नहीं बता रहा है कि भाई किसान मर गए और तब किसान बिल वापस लिया गया, अभी भी आपकी बहुत सारी मांगे पूरी नहीं हुई? आप बताइए क्या स्थिति है इसमें किसानों की?
चैनल के माध्यम से आप सभी और देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। संगठन होते हैं विकास के लिए, जितनी संघ संगठन सभी विकास का मार्ग अपनाते हैं, परंतु बात अफसोस एक चीज की आती है, हमको कागजों में तो विकास दिखाई देता है परंतु धरातल पर नहीं। यदि धरातल पर विकास होने लगेंगे तो अब आप देख रहे हो 2024 नया साल शुरू हो रहा है, आज फर्स्ट दिन है। इसके साथ साथ जो रोक पकड़ेगी सब अपनी अपनी सभी पार्टियां अपने अपने पद को प्राप्त करने के लिए, अपने अपने मार्ग को सुव्यवस्थित करने के लिए, परंतु जो इसमें होगा तो सिर्फ एक विकास के नाम पर ढोंग। अगर ये सभी लोग मिल करके विकास को धरातल पर लाते तो आज इलेक्शन में इतना पैसा खर्च करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। जहां विकास होता है वहां राम राज्य होता है। उस जगह पर कभी भी पैसा अधिक खर्च नहीं होता। अगर आपको पैसा ही खर्च करना था तो आप विकास में पैसा खर्च करते, इलेक्शन में खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं। जनता बेवकूफ नहीं है, जो विकास करता है जनता। चौधरी जबर सिंह जी, एक आपको बीच में थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ। दरअसल क्या है कि मैंने अभी तक जो हमारे पैनलिस्ट हैं हमने चर्चा किया कि नैतिकता जो है वो ना तो संघ ला सकता है ना कोई ला सकता है, और एक ही रास्ता होता है वो अदालत का। अदालत ही जो है, कोर्ट ही जो है वो सिखाती है, वही सिखा सकती है। हमारे भाई राघवेंद्र सिंह जी ये मजदूर नेता के साथ वकील भी हैं और नेता भी हैं, तो मैं इनके पास चलता हूं कि राघवेंद्र जी क्या उपाय है? जज नहीं है और ये नहीं है, ये सारी जो समस्याएं हैं इनका क्या समाधान है? क्या धरना प्रदर्शन करना चाहिए या कोर्ट जाना चाहिए? क्या एक मतलब आप हमारे मतलब एक तरह से गार्जियन की तरह है, तो आप हम सबको बताइए कि क्या रास्ता निकलेगा, क्योंकि कुछ रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। सब अपनी गति अपना राज चल रहे हैं। श्रीकांत जी, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं। मैं मजदूर नेता तो हूं लेकिन मैं वकील नहीं हूं। मैंने एलएलबी नहीं की है जी जी, तो इसलिए मैं वकील नहीं मानता अपने आप को। कानून की बड़ी ये अब रहा सवाल कि अदालतों को बचाना है। अब एक दो चीजें हैं यहाँ, मजदूर को बचाना है और अदालतों को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। सारी चीजें हाईजेक हो गई हैं, एक जगह इकट्ठी हो गई। जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे कि पुराना सामंतवादी व्यवस्था, राजाओं महाराजाओं की जिक्र आपने किया, तो ये सरकार पूरी राजशाही के तो हिसाब से चल रही है। इन्होंने एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि आपने दो तीन चीजें बताई, इसको बचाना है, और मेरी तरफ से एक चीज और बचानी है। ये जिस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल को भी बचाना है। कि मैंने सुना है कि ब्रॉडकास्ट बिल जो है एकदम बिल्कुल आउटर पे पहुंच चुका है, और लोगों को कहना है कि ब्रॉडकास्ट बिल आ गया तो ये चैनल भी, हम लोग ये डिबेट भी नहीं कर पाएंगे। राघवेंद्र जी, ये भी बताइएगा इसको कैसे बचाना है। देखिए, मैं वही आ रहा था। देश में लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। 4 के चारों स्तंभ, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो मतलब 4 की चारों जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से हाईजेक हो गई है सरकार के पास। अच्छा, अब यहाँ एक और बड़ी मजे की बात है, राज्य सरकारें नहीं है। राज्य सरकारें जो है वो सामंतों की भूमिका निभा रही है। जैसे आप देखते होंगे पहले कि राजा महाराजाओं के टाइम पर एक सेंटर होता था और उसके सामंत होते थे, वो जगह जगह से वसूली करते थे और अपने मालगुजारी को जो है अपने राजा के पास जमा करा देते। वही व्यवस्था इस समय सामंतवादी व्यवस्था फिर से कायम हो गई है। पूरी सत्ता 2 लोगों के पास है और वही पूरे देश को चलाने का काम कर रहे हैं। कोई भी आदमी अगर अपने आप को चाहे तो मीडिया ये कहे कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो सच देखता हूं वो बोलता हूं, आप देख लें,
क्या ये सच है? मीडिया जो देखती है वो बोल पा रही है? जी नहीं। न्यायालय क्या वो अपनी मर्जी से अपना निर्णय सुना पा रहे हैं? तो जो व्यवस्था है हमारी, जो विधायिका है हमारी, कोई सरकार, कोई विधानसभा, कोई राज्य क्या अपनी मर्जी से काम कर पा रही है? मुख्यमंत्री स्थायी नहीं, मंत्री स्थायी नहीं, जज स्थायी नहीं, चैनल स्थायी नहीं, अखबार स्थायी नहीं, पत्रकार स्थायी नहीं। जी आप अगर पूरा अवलोकन करेंगे श्रीकांत जी, जिस आदमी ने सरकार की आलोचना की उसको हटा दिया गया, उसको जो एजेंसियां हैं उनसे प्रताड़ित किया गया, वो जेल भेज दिए गए, तमाम जो चीजें हैं। अच्छा, आज एक बहुत बड़ी कमी हमारे लोकतंत्र में और भी आई है। हम जो विपक्ष के लोग हैं या जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं, नेता हैं, इनके अंदर एक परिवर्तन आया है, ये जेल जाने से डरने लगे। हम सुविधाभोगी हो गए हैं। हमें ये कहने में कोई आपत्ति नहीं, कोई गुरेज नहीं कि हम लोग सुविधाभोगी हो गए, जेल जाने से डरने लगे हैं। और अगर हम सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं करेंगे, लोगों को एकजुट नहीं करेंगे, किसानों को और मजदूरों को एक मंच पर नहीं लाएंगे, तो ये सरकार बेकाबू है और कोई चीज सुरक्षित नहीं है श्रीकांत जी। इसी को मैं राम नरेश जी से पूछता हूँ। राम नरेश जी, क्या आंदोलन ही एकमात्र रास्ता रह गया है या किसी भी स्तर पे मतलब कोई भी पार्टी नहीं चाहती उसकी छवि खराब हो, तो पार्टी की छवि को ठीक रखने के लिए क्या जो जैसे कि मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी, तो क्या ये गारंटी चुनाव जीतने तक है या गारंटी हर तरह की गारंटी होगी कि लोगों को न्याय मिले और अपराध कम हो और तरह तरह की जो चीजें जो भी अच्छा हो सकता है जनता के लिए, उसका क्या रास्ता आप समझते हैं? क्या मतलब आंदोलनों से इधर क्या रास्ता हो सकता है? देखा जाए, आंदोलन का एक अपना हिसाब किताब है। आंदोलन तो होते रहता है, खास करके जहां इस तरह की घटनाएं होती है जिस पर हम आप आज डिबेट कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है। कोई भी व्यक्ति किस परिस्थिति में इस तरह की नैतिकता को पालता है और इस तरह का उसका व्यक्तित्व और चरित्र बन जाता है। घटना हो गई, इसका जो होना है फिर न्यायालय के पक्ष से हो, धरना के पक्ष से हो, सरकार के पक्ष से हो, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। दोबारे इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? सबसे बड़ी ये बात कि दोबारे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके, और इसके लिए खास करके नैतिकता, मनुष्य में नैतिकता कैसे आएगी? एक नैतिकता ही ऐसा विषय है जिससे बहुत सारी समस्याओं से निपटा जा सकता है। जब कोई भी आदमी जब नैतिक आधार पर जब कोई ईमानदार होगा तो उसका चरित्र अच्छा हो जाए। और इसके लिए हम देखते हैं कि 2-3 चीजें हैं इसमें जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अब जैसे आप दूरदर्शन का कार्यक्रम सब जो चलता है, हम लोग तो कम देख पाते हैं क्योंकि हम लोग समाचार का चैनल ज्यादा देखते हैं, हम लोगों का विषय उसमें होता है। लेकिन चैनल पर जो जैसा सुनते हैं, परिवार के लोगों से सुनते हैं या अन्य मित्रों से सुनते हैं, ये दूरदर्शन के चैनलों पर जो प्रायोजित रूप से जो धारावाहिक चलाए जा रहे हैं, जो चलचित्र चलाए जा रहे हैं, उससे नैतिकता बिगड़ रही। दूसरी ओर हम लोग देखें तो जो शिक्षा की नीति है उसको बिल्कुल इस तरह इस हिसाब से उसको बना दिया गया है कि शिक्षा जरूरी है चरित्र निर्माण के लिए। सर्वप्रथम शिक्षित होना और अशिक्षित होना, दोनों में अगर एक भेद करते हैं हम लोग यही अपेक्षा रखते हैं कि जो शिक्षित है उसके द्वारा कोई कुकृत्य नहीं हो सकता। शिक्षा का ये मतलब होना चाहिए। लेकिन राम नरेश जी एक मेरा सवाल ये है कि ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे समाज के लिए।
मैं तो डर गया हूं इस घटना को देख करके, मैं तो डर गया हूं कि कोई भी आईटी सेल में जाके भर्ती हो जाता है और उसके साथ जो, देखिए अभी मैंने शुरू में ये एक छोटी सी कहानी सुनाई थी राजा और उसके सेठ की, तो उस फोटो को दिखा करके उन लड़कों का जो है इतनी धमक थी कि 2 महीने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वो क्या कारण था? वो जो उनके साथ फोटो आई थी, अभी किसी का भी बड़े नेता के साथ फोटो होती है तो वो कितना उसका मिस यूज करता है और जगह जगह दिखा करके वो वसूली भी करता है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि एक तो बंदा था जम्मू कश्मीर में जाके वो सारी सरकारी सुविधाओं का भोग किया, वो सिर्फ वही फोटो दिखा करके वो करके। तो मेरा ये कहना है कि ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या हमारे नेताओं को चाहिए कि किसी के भी साथ फोटो खिंचा ले? अच्छा, दूसरी बात आप ये बताइए कि क्या मोदी जी के साथ साजिश तो नहीं होती है कि मोदी जी जिसके साथ फोटो खिंचाते हैं वही खराब निकल जाता है? मतलब 2 सवाल उठ रहे हैं। एक तो आरोप ये लगाया जाता है कि मोदी जी किसी अच्छे व्यक्ति के साथ फोटो नहीं खिंचाते हैं, चाहे मेहुल चौकसी हो चाहे जो भी हो। ये सच है या मोदी जी अच्छा मानते हैं किसी के साथ फोटो खिंचाते बाद में वो खराब निकल जाता है? क्योंकि कोई भी नेता कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उसकी छवि खराब हो। मेरी समझ नहीं आ रहा कि सही बात क्या है कि वो जी। फोटो गलत व्यक्ति के साथ खिंचाते हैं या गलत व्यक्ति चेहरा बदल के उनसे नजदीकी हासिल करता है, फोटो खिंचा लेता है, फिर गलत काम करे। ये कोई साजिश तो नहीं है कि कुछ लोग ऐसे समाज में सक्रिय है जो भाजपा से नजदीक, यहाँ तक कि आतंकवादी तक की फोटो आई है तो वो जो है भाजपा से अच्छा संबंध बना करके, एक कहावत है ना, देखत देखत की बहुरैया आवे सातों पीर, तो बहुरैया बन के बीजेपी में घुस जाते हैं, संस्कारी बन के घुस जाते हैं और घुसने के बाद फोटो खिंचाने के बाद फिर वही जो है, कोई साजिश तो नहीं हो रही है भाजपा के साथ कि एक बात नहीं है। संसद में देखिए 2 लड़के घुस गए थे, वो लड़के कौन थे? अब ये कहा जाता है कि ये बीजेपी के हैं। कोई साजिश तो नहीं हो रही भाजपा के साथ कि कोई ऐसा जो है बहुरूपिया घुस जाता है और जब वो वहां पर पैर बनाता है फिर कांड कर देता है। तो कोई पार्टी कोई नेता नहीं चाहेगा कि उसकी छवि खराब हो। वो भी 2024 का इलेक्शन सिर पे है, कौन चाहेगा उसकी छवि खराब हो? और यहाँ तक कहा जा रहा था कि इन लड़कों के बारे में पूरी जानकारी थी शासन प्रशासन को, सरकार को। इनको जो है ये जो 5 राज्यों के चुनाव थे उस वजह से इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। पार्टी की छवि खराब हो जाएगी, चुनाव में नुकसान होगा और अब जाके इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये जो कोई पार्टी नहीं चाहती उसकी छवि खराब हो, ये कैसे घुस जाते हैं? क्या क्या भाजपा का जो बीजेपी का जो इंटेलिजेंस है, ऐसा कहा जाता है कि पार्टी के पास पेगासस जैसा है, किसी का भी उठना बैठना खाना सब कुछ स्कैन किया जा सकता है। तो क्या कहाँ पे सरकार की और भाजपा की संघ की स्कैनिंग कहाँ फेल हो रही है कि जो ऐसे लोग घुस जाते हैं और पार्टी को बदनामी का सामना करना पड़ता है? आपको मालूम है 2024 के इलेक्शन में अगर मुद्दा उठा रहा तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये क्या मतलब, ऐसा क्यों होता है? या इस पर रोक कैसे लग सकती है कि पार्टी जो है, अभी एक बार की बात तो है नहीं, आतंकवादी के साथ फोटो आई है, कश्मीर का मामला है, संसद का मामला है और ये लगातार मामले आ रहे हैं। तो अगर आदमी से एक बार गलती हो, अगली बार सुधर जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। लेकिन ये तो पूरा लगातार जो है भटकाव की ओर जा रहा है। तो क्या पार्टी इसको समझने की कोशिश नहीं कर रही है कि इनको ले जाया जाए, संघ में प्रशिक्षण दिया जाए? कोई भी आए तो पहले, जब इतनी बदनामी हो चुकी है तो इनका बढ़िया प्रशिक्षण करा के इनको मतलब धो पोछ करके बढ़िया बना के मतलब ऐसी महत्वपूर्ण जगह रखा जाए, इनको ठीक करके तब इनके साथ फोटो खिंचाई जाए। क्या ऐसा ऐसा पार्टी विचार नहीं कर सकती है? क्या संघ का भाजपा कोई मंथन इस पर नहीं होता है कि जो इतनी मेहनत करके करोड़ों अरबों खर्च करके दूसरे की छवि खराब की जाती है, फिर अपनी छवि बनाई जाती है? मामूली चीज थोड़े है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। इतना जो पार्टी का नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को रोकने के लिए क्या कोई उपाय नहीं किए जाने चाहिए? जी रामनरी जी। जी बिल्कुल, इस पर तो सोचना होगा और बिल्कुल भाजपा को अब इस साइड से थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा इस तरह की बातें जो सामने आ रही है। और बिल्कुल इस पर चिंतन चल भी रहा होगा क्योंकि भाजपा को हमने करीब से देखा है, हमने संघ को भी करीब से देखा है, पत्रकारिता में रहते हुए लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों को मैंने करीब से देखा है, किनका क्या चाल चरित्र है, किनके यहाँ कैसी अनुशासन व्यवस्था है, कैसे लोगों को कहाँ लिया जाता है। तो उस मामले में भाजपा में तो पारदर्शिता है बहुत, लेकिन अब इस विषय में बहुत जानकारी मेरे पास नहीं है, जांच का विषय है
कि किनके द्वारा कैसे इसको उस आईटी सेल में लाया गया और कैसे यहाँ तक ये लोग पहुंच गए और इस तरह की करतूत कर बैठे, जिससे पूरे देश में क्या विदेश में भी नरेश जी, भाजपा की छवि मैं चौधरी जबर सिंह से पूछता हूँ कि इन्हें क्या लग रहा है कि भाई ये तो देख चुके हैं, ये तो सुधार देख चुके हैं कि किसान बिल के लिए लड़ रहे थे ये लोग, किसान बिल वापस ले लिया गया, मतलब ये कि यू टर्न लिया गया। इस समय अभी आपको एमएसपी या बहुत सारे मुद्दे हैं, क्या आपको लग रहा है कि पार्टी पिछली घटनाओं से सबक ले रही, क्या मतलब कुछ संस्कार पार्टी में आया है कि वो जो है आप लोगों की बातों को सुनी, क्योंकि आप बता रहे थे कि अभी भी आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि पार्टी जो है कुछ मतलब किसानों के मामले में कुछ विचार कर रही है, कुछ आगे उम्मीद है कि आपकी बातें सुनी जाएंगी? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आज 17 दिन पर 18वें दिन शुरू हो रहा है धरने को खैर में, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में। खैर में भी है, गोंडा में भी है, इगलास में भी है, तो कई जगह पर धरने चल रहे हैं। उनका एक लक्ष्य है कि जो आपकी जमीन है पीडब्ल्यूडी की, उसको खाली करा करके बाकी किसानों की जमीन न लीजिए, अपना लो। दूसरी बात ये आ रही है कि जो 2012 के अंतर्गत जो ताज हाईवे बना था, अब सरकार जमीन खरीद रही है, तो उस रेट को लगा रहे हैं जो रेट लगना चाहिए इस वक्त, सर्किल रेट। तो इससे तो वही हुआ कि पूंजीपात के लिए पैसा जाएगा, बाकी किसान तो बेवकूफ है। दूसरी बात यहाँ ये निकलती है, क्या धरने के समय आप लोगों के ऊपर कोई किसान आंदोलन तरह कोई बल प्रयोग हो रहा है, कुछ आपको आतंकवादी और कुछ कहा जा रहा है, या अभी शांतिपूर्वक चल रहा है? अभी ऐसा है तो वहां पर कभी एसडीएम साहब आ जाते हैं, कभी तहसीलदार साहब आ जाते हैं, ये कहते हैं कि हम खाली करा लेंगे, थोड़ा नमूना दिखा देते हैं, वापस हो जाते हैं। ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी धरना बाकी बरकरार जारी है। तो आप लोगों को जो है डर नहीं लगता कि वहां गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ डर नहीं लगता आप लोगों को? अब एक बात बताइएगा, आज किसानों की ये दयनीय स्थिति है तो उस पर खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। अगर वो गिरफ्तार कर लेगी तो जेल में रोटी तो देगी। जी जी, तो डर को राघवेंद्र नहीं। जी, देखिए अभी आप कह रहे थे कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जो है गिरफ्तारी डरती हैं। हमारे जबर सिंह जी हैं, इनका पूरा किस्सा, ये लोग जो है गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं और कह रहे हैं कि यहाँ तो रोटी मिल जाएगी, उनके लिए तो मतलब दोनों हाथ में लड्डू है। ऐसे में अगर धरना प्रदर्शन के बावजूद नहीं हो रहा है तो फिर क्या रास्ता है? आप अपने को म्यूट मैं समझा नहीं। आपसे नहीं, मैं राघवेंद्र जी से सवाल पूछ रहा हूँ। राघवेंद्र जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। हाँ, श्रीकांत जी, क्या प्रश्न है आपका? हमारा प्रश्न ये है कि हमारे चौधरी जबर सिंह जी हैं, ये किसान आंदोलन में वहां पे धरना लगा के बैठे थे और वो जो है ये लोग तो भाई गिरफ्तारी से भी नहीं डरते, ये निकल पड़ते हैं। इनका कहना यह है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, रोटी तो मिलेगी, किसान को रोटी भी नहीं मिल पा रही है। ये कह रहे हैं हमको चाहते हैं कि हम गिरफ्तार कर लें, वहां रोटी तो मिलेगी। तो ये लोग गिरफ्तारी से भी नहीं डर रहे हैं और धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं, फिर भी कोई सुधार नहीं आ रहा है, बातें की नहीं जा रही है। ये सरकार मानेगी कैसे? क्या रास्ता है? देखिए, जो चौधरी साहब ने जो बात कही है, बिल्कुल ठीक बात कही है, बिल्कुल अच्छी बात। मैं 100% इस बात का 100% समर्थन करता हूं। किसान अगर डरा होता इस सरकार से, किसान अगर इनकी लाठी से, इनकी जेल से, इनके पुलिसिया दमन से अगर डरा होता तो 1 साल धरना देके जो काले कानून थे उनको वापस नहीं करा लेता। आपको याद होगा कि स्वयं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि जितने कानून हमने बनाए हैं सब किसानों के हित के हैं, लेकिन सरकार का कोई आदमी ये नहीं बता पाया कि 4 कानूनों में से कौन सा कानून किसानों के हित में था। किसान लड़ा देश का, अन्नदाता सड़क पर आया, जो काले कानून थे वो वापस लेने पड़े उनको।
मैं फिर वही कह रहा, मैंने ये कहा था कि हम डरने लगे हैं। जिस दिन ये डर हमारा निकल जाएगा और हम पिछले आंदोलन की तरह की सड़कों पर आ जाएंगे, तो सरकार को झुकना होगा, सरकार को हमारी बात माननी होगी, हमको दायरा बढ़ाना होगा। आप श्रीकांत जी, महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभी हमारा अन्नदाता सड़क पर आया, 4 कानून वापस हुए, अब उसका दायरा बढ़ाना होगा, हमें उसमें मजदूर को भी जोड़ना होगा, हमें उसमें कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी है उसको भी जोड़ना होगा, हमें जो और तमाम नागरिक है देश के उन सबको इसमें जोड़ना होगा, क्योंकि हर आदमी पीड़ित है। सरकार की मंशा यही है कि किसान अलग लड़े, मजदूर अलग लड़े, सरकारी कर्मचारी अलग लड़े, बाकी नागरिक जो है वो अलग लड़े, सबको अलग अलग बांटने की है। आज हमको ये समझना होगा कि किसान, मजदूर, कर्मचारी जो भी है, पत्रकार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बेरोजगार, नवयुवक, जितने लोग हैं सबको एक मंच पर आना होगा और इस सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना होगा, लड़ना होगा। निश्चित तौर से ये चीज बदलेगी। दूसरी चीज, मैं एक बात बड़ा साफ निवेदन करना चाह रहा हूं, 2024 का चुनाव 3 महीने 4 महीने के बाद है। सब लोगों को, चाहे जो संगठन हो, जितने सामाजिक संगठन हो, उन सबको एक ही आंदोलन चलाना चाहिए कि इस सरकार के खिलाफ वोट की चोट करनी हो। अगर हम वोट की चोट कर ले गए 4 महीने में, तो इससे बड़ा आंदोलन और कुछ हो नहीं सकता। और इस सरकार को और इस व्यवस्था को अगर बदलना है तो ये काम हमको करना होगा। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम किसान हैं, हम मजदूर हैं, हम सब हैं, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं, जब वोट का नंबर आता है तो हम जातियों में बांट देती है हमको सरकार, और हमको सरकार जो जातियों में, धर्म में जो बांट देती है, उसका लाभ सरकार को मिलता है। हमको अब की बात ये दृढ़ संकल्प करना होगा कि हम जातियों में नहीं बटेंगे, हम धर्म में नहीं बटेंगे, हम किसान हैं, हम मजदूर हैं, हम अपने हित की बात जो करेगा उसके साथ काम करेंगे। राघवेंद्र जी, हमने बहुत ज्यादा समय ले लिया है आप लोगों का, इतना उम्मीद नहीं थी, लेकिन विषय इतना रोचक हो गया कि हम लोग बैठे रहे, पता नहीं चला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने देखा कि राघवेंद्र जी कुछ इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस तरीके से छोटी छोटी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों का एक गठबंधन, इंडिया गठबंधन बन गया है, राघवेंद्र जी कुछ उस तरह का सलूशन बता रहे हैं कि समाज के अलग तबकों का एक बहुत बड़ा फेडरेशन बनाना होगा जिसमें हर तबके के लोग होंगे, और जब सब लोग एकजुट होकर के अपनी बात उठाएंगे तो निश्चित तौर पर उसमें वजन होगा और वो बात मानी जाएगी। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस डिबेट में बहुत अच्छा सलूशन किया है। धन्यवाद श्रीकांत जी। और इस सलूशन को लेकर हम आगे इस चर्चा को जारी रखेंगे, और आज आप सब लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें दें इजाजत, नमस्कार।